नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सर प्रणाम, सभी दर्शकों को भी जय जय श्री राम। जी सर। तो साहब, जो मैंने हेडिंग लगाया हुआ है, ये सनातनी एकजुटता से इधर ममता बनर्जी को पसीने क्यों आने शुरू हो गए हैं। देखिए, क्रम देखिए। कलकत्ता में लाखों की संख्या में साधु संत जुटे। उन्होंने सस्वर पाठ किया। इधर मोहन भागवत जी का भी, चूंकि 100 साल पूरे हुए हैं संघ को, तो वो संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं देश भर में। कोलकाता गए और वहां पर अन्य प्रश्नों के अलावा एक इस प्रश्न का भी उन्होंने जवाब दिया, उत्तर दिया कि साहब, बंगाल में हिंदू जो है वो पूरी तरह एकजुट नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कहा कि जब आप एकजुट हो जाएंगे तो बंगाल में भी बड़ा परिवर्तन होगा। इशारों में उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अ, कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो गई हैं। इधर दुर्गा आंगन, महाकाल का मंदिर और तमाम जो है इस तरह की घोषणाएं कर रही है। ये जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदुओं का जो एक तरीके से कत्लेआम हो रहा है, उसको लेकर के यहाँ जो प्रदर्शन हुए, बंगाल में भी हुए, कलकत्ता में भी हुए, देश के दूसरे हिस्सों में भी हुए। और जाहिर है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे यहाँ का हिंदू एकजुट होता है। ये हमने कई चुनाव में देखा है। तो बंगाल में जो कुछ चल रहा है और बांग्लादेश में भी जो कुछ चल रहा है, जो हिंसा चल रही है, जो दमन चक्र चल रहा है, उससे डरी हुई हैं ममता बनर्जी। सर, कई बार होता यह है कि कुछ नकारात्मक बातों से सकारात्मक बातों के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने अभी रेखांकित किया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये सर कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम का एक रैपर चढ़ाया गया, कवर चढ़ाया गया और हमको परोस दिया गया कि ये आपकी मित्र देश है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई शेख हसीना को किसने बुलाया, नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया। ठीक है सर, वो एक राष्ट्रीय स्तर का डिसीजन है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जो है आंखें बंद कर लें तमाम और चीजों से। सच्चाई तो यही है ना सर कि आज जो ईस्ट पाकिस्तान की मेंटेलिटी एक बार दोबारा दिखाई दे रही है। अगर आप खालिदा जिया की सरकार देखिए, चाहे शेख हसीना की सरकार देखिए, जब भी रही है बांग्लादेश में 71 के बाद, क्या ये पहला ऐसा वाकया है जब हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही? अगर हिंदुओं की प्रताड़ना वहां नहीं हो रही थी तो उनकी आबादी इतनी कम कैसे हो गई? आज केवल 1 करोड़ 31 लाख हिंदू वहां बचे हुए हैं। तो ये सिलसिला बहुत पुराना है सर। और इसलिए मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जाऊंगा। आपने चिकन ने क्यों निचोड़ा किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने जब ये कहा कि कुछ नकारात्मक चीजों से कई बार सकारात्मक चीजें निकल के आ जाती हैं, मैं नकारात्मक एक बात को कह रहा हूं। बंगाली पहचान, बंगाली आइडेंटिटी। दर्शक जरा इसे थोड़ा सावधानी से सुने। पहले झटके में ये लग सकता है कि मैं ये कह रहा हूं नकारात्मक बंगाली संस्कृति को। नहीं साहब, बंगाली आइडेंटिटी को भारतीय आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी से एक कदम ऊपर रखा गया। और बंग भंग के बावजूद भी, खास तौर से हिंदुओं के अंदर, बंगाली समाज के, तुम हिंदू बाद में हो, पहले तुम बंगाली हो। बंगाली प्राइड, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली भाषा, बंगाली भोजन, बंगाली कल्चर। रीजनल कल्चर कहीं का भी बुरा नहीं होता सर, और मेरे जैसा, कम से कम मैं कल्चरल एक्टिविस्ट हूं, मैं तो असम्मान कर ही नहीं सकता। लेकिन सही बात अगर कड़वी हो तो उसको भी कह देना चाहिए, वरना बड़ी देर हो जाती है सर। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि बंगाली समाज के सनातनियों ने अपने आप को दूसरे नंबर पर अपना हिंदू पहचान रखी, और इसीलिए हिंदू एकता का
कोई एक भाव आपको बंगाल में नहीं दिखता, अभी तक तो नहीं दिखता, जिसको अभी आरएसएस चीफ ने भी एड्रेस किया। यह अलग बात है कि धीरे धीरे 2014 के बाद जब एक राष्ट्रवादी, और जब मैं राष्ट्रवादी कहता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब आप सनातनी क्यों नहीं बोलते, अरे राष्ट्रवाद सनातन एक दूसरे के पर्यायवाची, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू देश है, उसको लिख के देने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो थोड़ा बहुत उभार हुआ है, और उसने क्या किया है, हिंदुओं को डिवाइड रखा। हम सेकुलर समाज हैं, हम रविंद्र संगीत, हम अपनी तमाम चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन हम हिंदू दूसरे नंबर पर हैं। आमार बांग्ला, आप याद कीजिए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे 3 दशकों की लेफ्ट की सरकार रही हो, उसने हमेशा आमार बांग्ला को मजबूत किया है और उसको ऊपर रखा है, ताकि तुम्हारी सनातनी और बटोगे तो कटोगे वाला फार्मूला तुम पर लागू ना हो, तुम्हें शत्रुबोध आए ही नहीं और तुम ऐसे ही बटे रहो। और यही वजह है कि वहां पर लेफ्ट ने इतने दशकों राज किया और उसके बाद उसी मॉडल को उठा के ममता बनर्जी ने। अभी बदला क्या है सर? अब वही नकारात्मक, अब तक जो बात को मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी, बंगाली आइडेंटिटी, वो एक नेगेटिव है जिसको कि हिंदू दूसरे नंबर पर आ गया। सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, वो वही बंगाली आइडेंटिटी उठ के अब वेस्ट बंगाल में आ रही है। ममता बनर्जी का ये डर है। बंगाली समाज का सनातनी हिंदू अब इस सच्चाई से रूबरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा लाउड साउंड कर रहा है। हिंदू की अगर कहीं प्रताड़ना हो रही है तो 2014 के बाद भारत में कम से कम उसकी आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि आज के दौर में भी कोई मौलाना आके कह जाता है कि 10, 12, 15 हिंदू को का मरने को आप जेनोसाइड नहीं कह सकते, आप उसको लिंचिंग नहीं कह सकते। लेकिन ये सच है सर कि हिंदू लाइफ मैटर्स कम से कम 2014 के बाद एक आवाजें उठ रही हैं। ये डर है ममता बनर्जी का कि बंगाल का हिंदू, वो सारे वीडियो, उस नवयुवक की जो नृशंस हत्या हुई, उसके सारे वीडियो बंगाली में है, बंगाली भाषा में है। वो बंगाल के एक एक घरों के हर एक मोबाइलों में दर्ज हैं, उनको बार बार सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। बंगाल का सनातनी इस बात को फटी आंखों से देख रहा है, खुली आंखों से दिन के उजाले में देख रहा है सर, कि जहां हम संख्या में कम हुए, हमारी डेमोग्राफी डिस्टर्ब हुई, हम में बंटवारा हुआ, तो हमारी स्थिति 1,31,00,000 बांग्लादेश के हिंदुओं की हो जाएगी इसी वेस्ट बंगाल में। क्योंकि वो जानता है कि उसके पड़ोस की डेमोग्राफी किस तरह से बदली गई है। अभी एसआईआर के जरिए उसने भागते हुए अवैध घुसपैठियों को देखा है, वो आसपास की बस्तियों को खाली होते हुए उसने देखा है। वो जान रहा है सर कि उसकी डेमोग्राफी क्यों बदली गई है। ममता बनर्जी का पहला डर ये है कि सनातनियों के अंदर एकीकरण है और बंगाल में बांग्लादेश की इन तमाम घटनाओं का सीधा असर हो रहा है और ये संगठित और तेज से हो रहे हैं। एक तो ये पक्ष है। दूसरा बड़ा मजेदार पक्ष है कि ममता बनर्जी का एक डर नहीं है, उनको एक ही स्रोत से पसीना नहीं आ रहा है, जो आपकी टीम ने थंबनेल बनाया है, एक ही टीम से नहीं आ रहा है, एक और स्रोत से उनको पसीना आ रहा है। वो पसीना बाबरी मस्जिद, वो पसीना ओवैसी का चुनाव में उतरना, वो पसीना वहां पर एक नई युति तैयार हो रही है। मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं, न क्लेम करता हूं, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो चुनावी गठबंधन अब दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उसके साथ ओवैसी और हुमायूं कबीर, एक ये युति बन के सामने आ रही है। और ममता बनर्जी का जो एम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें बंटवारा ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है। अचानक 2 लाख स्क्वायर फीट में देवी मां का आंगन, महाकाल का मंदिर, ये सब वो ममता बनर्जी कर रही हैं जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम सुनते ही उछल पड़ती थी। गाड़ी रुकवा लेती थी, डांटती थी उतर करके, श्री तो राम ये का नारा। 900 चूहे, जी, ये 900 चूहे खा के हज को चल रही हैं। दरअसल इनको हज भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, एसआईआर ने वो चमत्कारिक काम किया है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एसआईआर क्या हुआ है सर, कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वहां के चीफ इलेक्शन कमीशन मिस्टर अग्रवाल को, कमिश्नर को,
Y+ की सिक्योरिटी दी गई और 4000 सेंट्रल ऑब्जर्वर सुपरवाइज कर रहे हैं इस समय SIR की प्रक्रिया को। 4000 की संख्या है सर, डिप्लॉयमेंट है बाकायदे। उनको ये कहा गया है होम मिनिस्ट्री से कि कुछ मत करो, चुपचाप इलेक्शन कमीशन जो SIR करा रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए। SIR ने ग्राउंड पे वो काम किया है जिससे एक भय मुक्त माहौल बनना शुरू हुआ है। मैं आपको सर बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने जो ऐतिहासिक काम किया है, वहां के भद्रलोक को अक्सर जिम्मेदार माना जाता था इस बात के लिए कि वो जिसकी सत्ता आती थी, जिसकी सरकार आती थी, कहते थे हम तुम्हारे ही वोटर हैं और बड़ी सफलता से वो के लिए चले जाते थे। अच्छा, भद्रलोक हैं कौन जिनको भद्रलोक कहा जाता है बंगाल के समाज में? दरअसल ये अर्बन मिडिल क्लास है। अब इसकी अपनी विवशताएं हैं, इसको नौकरी भी करनी है, इसको समाज में अच्छा बन के भी रहना है, इसको सड़कों पर निकलना भी है, अपनी सुरक्षा भी देखनी है, अपने बच्चों अपने परिवारों की सुरक्षा भी देखनी है, एक निश्चित आय में इन्हें अपने रहन सहन को भी मेंटेन करना है। मैं सर क्रूर सच्चाई बताऊं, मैंने पुराने वीडियो पे आपको ग्रामीण बंगाल की सच्चाई बताई है कि किस तरीके से गांव और पोलिंग बूथ के बीच में टीएमसी के गुंडे, पहले लेफ्ट के गुंडे वही काम करते थे, बाद में टीएमसी के गुंडे खड़े हो जाते थे और कहते थे तुम्हारा वोट पड़ जाएगा, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, वोटिंग हो जाती। और वो वोटिंग कौन कराते थे? यही जो अब्दुल अवैध घुसपैठिया वहां पर वोटर बन के बैठा हुआ था, वो अवनीश मियां शर्मा का वोट जाके डालाता था। अब लोग कहेंगे कि साहब वहां पर तो फोर्सेस रहती, कैसे ऐसे हो जाता? तो आइडेंटिटी, इसको पहचान करना जो है ना, वो सेंट्रल फोर्सेस का काम नहीं होता। भाई वहां पर मतदान अधिकारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और प्रिजाइडिंग अफसर कौन होता? राज्य सरकार का कर्मचारी होता। तो ये खेल ममता बनर्जी कर ले जाती थी। लोगों को संभवतः जान के आश्चर्य होगा कि बंगाल में अर्बन एरियाज में भी स्थिति यही थी। जैसे ही मतदान का समय आता था, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो ऐसी कॉलोनीज हैं, जो गेटेड कॉलोनीज हैं, वहां पर टीएमसी के 2-3 गुंडे जाके बैठ जाते थे और किसी को मतदान करने के लिए निकलने नहीं देते थे। इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ के इस बार निश्चय किया है कि जहां भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जहां भी ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं, जहां अपार्टमेंट है, जहां एक साइजेबल नंबर मतदाताओं का है, वहां पर छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि लोग आके अपना मतदान करें। और एक जो भय मुक्त माहौल बनना शुरू हुआ है, और उसका क्रेडिट जाता, मैं बार बार क्रेडिट देता हूं सफल SIR जो बिहार में हुआ। बिहार ने जो अपनी परंपरागत कमियों को दूर किया, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे क्षेत्रवाद का हो, चाहे तमाम और इक्वेशंस हो, उनको दूर किया। और जिस सफलता से SIR के जरिए उन्होंने एक ऐसे भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जहां ये कहा जा रहा था कि जंगल राज वापस आ जाएगा, मम ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब हुंकार भरी है कि गंगा बिहार से निकल के बंगाल में जाती है, तो उससे एक मॉरल बूस्टिंग हुई है। साथ में जो सेंट्रल एजेंसीज वहां काम कर रही हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सीना ठोंक के आगे बढ़ के इस तरह के SIR वाले काम कर रहे हैं, तो एक भयमुक्त वातावरण। दो राजनीतिक झटके, हिंदू एकीकरण, बांग्लादेश ने उसको और कसावट दी है और गति दी है, और दूसरा एक नई युति जो लेफ्ट, कांग्रेस, ओवैसी और ये जो हुमायूं कबीर है, इसके जरिए आ रही है। ममता बनर्जी को दो स्रोतों से पसीना आ रहा है, इसलिए उनको मां दुर्गा याद आ रही है। सर आप म्यूट हैं, म्यूट खोल। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अवनीश जी आपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। जो ये कहते हैं ना कि वहां पर क्या जेनोसाइड हो रहा है, मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख कर देता हूं दर्शकों के सामने। 2 दिसंबर को नरसंदी जिले में 42 साल के हिंदू व्यवसायी प्रांतोष कर्मकार की गोली मार करके हत्या की गई। ये बांग्लादेश की बात बता रहा हूँ। 5 दिसंबर की सुबह फरीदपुर जिले में 35 साल के हिंदू मछली व्यापारी उत्पल सरकार की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। 7 दिसंबर की रात को रंगपुर जिले में 75 साल के जोगिंदर राय और उनकी 60 साल की पत्नी सुवर्णा राय की बेरहमी से
हत्या की गई। 12 दिसंबर को कोमिला जिले में होमना उपजिला के शांतो दास नाम के एक युवक का शव खेत से बरामद हुआ, मक्की के खेत से बरामद हुआ। इसकी पड़ताल की गई तो संदिग्धों ने ही इसकी भी हत्या की थी। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में भालूका गांव में एक हिंसक भीड़ ने, जो मुस्लिमों की थी, उसने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी, और वो भी पुलिस के कब्जे से निकाल करके। और केवल हत्या नहीं की, बर्बरता क्रूरता की सारी सरहदें लांघ दी गई। उसको एक पेड़ पर लटका करके जला दिया गया। कुछ लोगों का कहना है तब तक वो जिंदा था, उसको जिंदा जला दिया गया। 23 दिसंबर को बोगरा जिले के आत्मदिघी उप जिला में एक माइक्रो बस से पिंटू अंकाड़ा नाम का एक 35 साल का हिंदू जा रहा था, उसका शव बरामद हुआ बाद में। और 24 दिसंबर को अमृत मंडल नाम का एक हिंदू उन्मादी भीड़ ने उसको पीट पीट करके मार डाला। ये केवल दिसंबर की घटनाएं हैं। 9 हिंदुओं की हत्या मैंने बताई है। जेनोसाइड किसे कहते हैं अवनीश जी? जो लोग कहते हैं कि साहब ये जेनोसाइड नहीं है। नहीं सर, जेनोसाइड तो केवल अखलाक के साथ जो घटना हुई उसी को कहा जा सकता है। और एक पैटर्न आपने सोशल मीडिया पे, दर्शकों मैं आपसे भी अपील करूंगा, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, चाहे आप फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, इस समय जो कुछ घटनाएं हुई, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, क्रिसमस ट्रीज को जिस तरीके से थोड़ा बहुत किया गया। सर आप देख रहे हैं एक संगठित तरीके से एक बार फिर जिस तरह से मालेगांव के समय में, जिस तरह से 26/11 के बाद भगवा आतंकवाद, टेररिज्म, सैफरन टेररिस्ट, भगवा आतंकवादी, ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था। ये ठीक इस समय रिपीट किया जा रहा है। जो ये गिरोहबाज हैं, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के और सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल गिरोह के जितने भी ये कारकुन हैं, आपको चाहे उसमें महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, मैं नाम क्या लूं सबको पता है सर। आप चले जाएं उनके एक्स पोस्ट देखें दर्शकों, आपको 3-4 नाम हर एक पोस्ट पे कॉपी पेस्ट मिलेगा। आपको बजरंग दल, आपको वीएचपी, आपको भगवा गुंडे, आपको भगवा आतंकवाद, आपको भगवा टेरर, ये शब्द कॉमन आपको मिलेंगे। एक बार फिर वो माहौल क्रिश्चियंस के खिलाफ बनाने का प्रयास हो रहा है। ये इकोसिस्टम लगातार इस बात को लगा हुआ है कि किसी तरह अब डिफेम करो हिंदुत्व को, सनातनियों को। कारण ये कि ये जानते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मोदी जी का नारा, योगी जी ने जो उससे पहले दिया, बटोगे तो कटोगे। वो न सिर्फ बंगाल में बल्कि सर केरल में एक नई युति, मैंने अभी बंगाल की एक नई युति के बारे में बोला, केरल में आपको जो शहरी निकाय चुनाव में जो रिजल्ट निकल के आया है सर, जहां 40-40% ईसाई आबादी है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्म किया है। इसकी एक बहुत बड़ी जो पीछे नीचे जमीन तैयार है, वो 3 दशकों में तैयार किया गया है आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। हम सबको याद होगा इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पथ संचलन के तमाम वीडियो, बारिश में भीग रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, छोटे बच्चे वहां पर पथ संचलन कर रहे हैं। ये तमाम एक ग्राउंड काम 3 दशकों में किया है वहां पे आरएसएस ने। न जाने अपने कितने स्वयंसेवकों की जानों की कीमत पर यह काम किया है, जब उनको लेफ्ट के हार्डकोर जो ग्राउंड पर उन्मादी थे उनसे टक्कर लेनी पड़ी। और अब उन्होंने वो ग्राउंड पूरी तरीके से पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द कर दिया है। अब वो जहां से मजबूत राजनीतिक पारी। और सर एक जुमला बड़ा पुराना है जो केरल में सटीक बनता है, और मैं बता रहा हूं किस तरीके से हिंदू एकीकरण के साथ और भी व्यापक रास्ते खोले जा रहे हैं ऐसे हमारे प्रदेशों में, जहां पर इस तरह की संख्याओं में डेमोग्राफिक अंतर है, जहां पर इस तरह का नहीं है कि सनातनी इतनी संख्या में है, जिन सीटों पर इतनी संख्या में नहीं है, या जहां पर एक तरह से आप कह दीजिए कि सांस्कृतिक डोमिनेंस है, जो गैर सनातनी हमारे भाई बहन है। मैं भाई बहन नहीं कह रहा हूं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सर लव जिहाद लोग समझते हैं कि जब 14 में मोदी जी आए हैं, जब 17 में योगी जी आए हैं तो लव जिहाद नाम के शब्द आए हैं। नहीं, लव जिहाद नाम का शब्द पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया केरल में। और किसके जरिए डॉक्यूमेंट किया गया? वहां के ईसाई समुदाय।
क्यों? क्योंकि हरे रंग के ये जो मजहबी थे, उन्होंने उनकी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के काम शुरू किए थे और तब की केरल की सरकार ने एडमिट किया था कोर्ट में, और पहली बार तब डॉक्यूमेंट हुआ था कचहरी की फाइल में लव जिहाद। वहां क्रिश्चियंस को, जो ईसाई समुदाय केरल का है, उसने अब ये अपनी खुली आंखों से, ठीक उसी तरह जैसे बंगाल का समाज, बंगाल का सनातनी समाज देख रहा है, उन्होंने देख लिया है कि वो कांग्रेस जो यहाँ मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक गठबंधन में है, वो जो यहाँ लेफ्ट के साथ है, और ये तीनों के तीनों केवल मजहबियों के साथ हैं, तो ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते। और उन्होंने अपने घर की पहले खिड़कियां खोली और उसके बाद अपने हाथ आगे बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। और यही वजह है कि तिरुवनंतपुरम और बाकी जगहों पर जहां पर वो नहीं भी जीत पाए हैं, वहां भी उनका परफॉर्मेंस, और ये बिना ईसाई समुदाय के आपको मिल रहे वोटों की बदौलत नहीं हो सकता। बिना उनके वोटों से ये काम नहीं हुआ है। तो ये एक अलग-अलग युतियां आपको काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। और बंगाल में, जो हमारा बंगाल है, उस बंगाल में ये जो युति आई है, एक तरफ सांगठनिक एकता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश वेस्ट बंगाल की जो यूनिट है, उसने भी भरोसा दिलाया है। भयमुक्त वातावरण जो धीरे-धीरे वहां पर कायम हो रहा है, बन रहा है, चाहे एसआईआर के जरिए, सेंट्रल फोर्सों के जरिए, घुसपैठियों के भागने के जरिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डेमोग्राफी जिसने बिगाड़ी है, उसको तयशुदा कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वहां के हिंदू को न सिर्फ एक कर रही हैं, बल्कि भयमुक्त भी कर रही हैं। और यही कारण है कि ममता को भय लग रहा है। रही बात इसके ऊपर जोड़ लीजिए, तो वो है कि सामने हुमायूं कबीर, जिस तरीके से, भाई वो कांग्रेस में से आया था तृणमूल बिल्कुल। के पास, वो कल को फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। और ओवैसी ने जिस तरीके से इच्छा व्यक्त की थी बिहार में कि किसी तरह वो गठबंधन के हिस्सा हो, तो बिहार से सबक सीखते हुए निश्चित तौर पर वो कांग्रेस राहुल गांधी की, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण में अपने को केरल के तौर पर, मुस्लिम लीग तो छोड़िए, वो लश्कर कांग्रेस बनाने पर उतारू हैं। तो एक ये युति ममता बनर्जी को दो जगहों से डरा रही है सर। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और देखिए मुझे लगता है कि इस बार ये राजनीतिक संघर्ष के बजाय राजनीतिक मुकाबले के मुकाबले ये जो सांस्कृतिक एक लड़ाई है, वो ज़्यादा है इस समय। क्योंकि वहाँ जिस तरह के खतरे पैदा कर दिए गए हैं, दोनों तरफ, बांग्लादेश में भी और बंगाल में भी। हम कैसे भूल जाएँगे जब वक़्फ़ वाला वो हिंसक प्रदर्शन चल रहा था, उन्माद चल रहा था और मुर्शिदाबाद में 2 मूर्तिकार पिता-पुत्र की बर्बरता के साथ, क्रूरता के साथ काट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें अभी फैसला भी आया है कुछ समय पहले। लेकिन यहाँ भी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सर, एक्चुअली हिंदू रिएक्ट नहीं करता था। और बंगाल में एक, अगर आप बंगाल की राजनीतिक प्रवृत्ति देखिए, तो बंगाल एक निश्चित समय लेता है। सर, क्या उसको लेफ्ट की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हटने के बाद लेफ्ट की सरकार आई, तो क्या पहले 5 साल के बाद लेफ्ट जिस तरीके से वहां काम करता था, चाहे वो कैरम क्लब हो उनके, और इसके अलावा चाहे उनकी ये छिनैती वाली बात हो, वसूली वाली बात हो, भाई ये आते ही इनका काडर, क्योंकि ये तो इनका काडर बिना पैसों के चल नहीं सकता। इनके पास भाजपा जैसा काडर नहीं है जो अपना पैसा लगा के और काम करता है। यहाँ योगी जी के सरकार में, या पूरे एक आप देखिए तो राष्ट्रवादियों को एक बड़ी शिकायत भी रहती है कि साहब कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती और तमाम चीजें नहीं होती हैं। तो वहां पर लेफ्ट ने 5 साल में ही अपना रंग दिखा दिया था, लेकिन फिर भी 3 दशकों तक बंगाल के मतदाताओं ने उनको पूरा समय दिया, और जब पलटा तो आज स्थिति देखिए सर, पूरा साफ कर दिया। तो एक ये राजनीतिक मानसिकता भी होती है अलग-अलग समाजों की। अब देखिए राजस्थान में रोटी पलट देने की एक राजनीतिक परंपरा रही है। आप हिमाचल में देखिए तो कई जगह ऐसे-ऐसे होते हैं। बंगाल के समाज एक बार जब प्रयोग कर लेता है या किसी को चुन लेता है, ममता बनर्जी को उसने 3 टर्म दिए, और अब आके बंगाल के समाज को ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब, ये चीजें अब नाक से ऊपर जा रहा है पानी। उसने शाहजहां शेख देखा है सर, उसने आरजी कर देखा है सर, और संस्कृति
के बहाने ही सही, अपने संस्कार को सामने आगे रखते हुए ही सही, लेकिन वही भद्रलोक जिसके खिलाफ हमारे पास तमाम शिकायतें होती हैं, वही मध्यम वर्ग बंगाल के समाज का जिसके खिलाफ हम तमाम शिकायतें आमर्श रहता है सर, शिकायतें नहीं कि क्यों नहीं निकलते हो, क्यों नहीं तनते हो? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अपने रास्ते को बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं बदल सकते हो? लेकिन सर उसने आरजी कर में निकल के दिखाया। संदेश खाली में महिलाओं ने जूतों से स्वागत किया, चप्पलों से स्वागत किया सर। लेकिन एक इतनी लंबी भय निर्माण की प्रक्रिया रही है, जिसको अब धीरे-धीरे और बड़ी अच्छी बात है सर कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी सीधा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हुंकार भरी है प्रधानमंत्री जी ने। तो प्रताड़ना तो सर देखिए लगातार होती रही है, लेकिन आवाज मुखर हो रही है। और एक चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ, लोगों को डबल इंजन सरकारों का महत्व पता चल गया है। उन्हें पता है कि अगर दिल्ली और मेरे प्रदेश की राजधानी, उन दोनों के तार अगर एक होंगे, तो विकास भी, न्याय भी, सनातन हित की बात भी, राष्ट्र हित की बात भी ये होगा। और सर किस समाज को अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें होना? तो निश्चित तौर पर अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस रास्ते पर बिहार चला, लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश चल रहा है। बाकी सबसे बड़ा उदाहरण सर अभी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में पटक-पटक के धोया था और फिर निकाय चुनाव में धो दिया। तो यानी पब्लिक का गुस्सा बरकरार है सर, और वो और अभी नगर लोकतांत्रिक ढंग से निगम, अपना क्रोध निकाल रहा अभी है। अभी बीएमसी समेत 29 नगर निगम, बाकी वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इसी बाकी पैटर्न पे जाएंगे। वो बिल्कुल, गोवा देख वैसे लीजिए तो, सर। हाँ हाँ, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम देख रहे हैं 2023-24 से ही उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ले ली है और बहुत खुल कर के अब वो भाषण देने लगे हैं। जिस चीज का बहुत सारे उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे, वो उन्होंने करना शुरू किया है। सीधे उन्होंने कहना शुरू किया है। लेकिन अपने महाराज इस बार बंगाल में खटिया खड़ी करेंगे ठीक तरीके से। सर योगी आदित्यनाथ जी जब त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा असर डाल सकते हैं, जब वो भाग्यनगर में इतना बड़ा असर डाल सकते हैं, बिहार के चुनाव को आप देख लीजिए। चलिए एक बार मान लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन सर निश्चित तौर पर जो एक अपने हिंदुत्व को, अपने सनातनी पहचान को अच्छे कामों के साथ, साथ में विकास का भी डोज, चाहे वो एयरपोर्टों का निर्माण हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, इन तमाम चीज़ों को अभी-अभी सर यक्ष ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। अभी पुलिस का एक समारोह था 2 दिन का, और आप सोचिए सर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, एआई का किस तरीके से उपयोग करके अपराध पर नियंत्रण और एक इस तरीके से डिजिटल या साइबर अपराध, यहाँ फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का निर्माण जिस तरीके से, तो एक योगी आदित्यनाथ जी के ब्रांड में एक वो दिखाई देता है कि जिसमें हमारा धर्म भी, हमारी संस्कृति भी, हमारा राष्ट्र भी, और उसी के साथ सड़क, नाली, खड़ंजा और विकास भी। तो सर आप बताइए, फिर इतना अच्छा अगर समुच्चय, इतना अच्छा अगर पैकेज मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो प्रभाव होगा। और लोग ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं सर कि बाकी सब ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ सर? जो धुर विरोधी हैं, जहाँ जिन प्रदेशों में दूसरों की सरकारें हैं, दबी ज़बान में, निजी बातचीत में वो भी कहते हैं यार हमारे मुख्यमंत्री को भी योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। आप देखिए सर कर्नाटका में पब्लिक डिमांड पे बुलडोज़र चलना शुरू हुआ। कौन माँग कर रहा है? यही अखिलेश यादव थे ना, यही राहुल गांधी थे, कहते थे बुलडोज़र चलना जो है वो नाइंसाफ़ी है। क्यों नहीं रोक रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है ना सर केरल में, लेकिन बुलडोज़र चल रहा है। मीडिया ने भी सर कर्नाटक अजीब-सी ब्रेकिंग बनाई कि साहब बुलडोज़र रोक दिया सुप्रीम कोर्ट। मैंने उसी समय से लगातार कहा था कि एक दिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने पूरे भारत में अवैध पर बुलडोज़र चलने का रास्ता खोल दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना दी। तो निश्चित तौर पर वो असर आपको दिखाई देगा सर बंगाल में। और अच्छी बात ये है कि पार्टी संगठन योगी जी का जो ये पक्ष है विकास और उसी के साथ सनातन और राष्ट्रवाद, उसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश जी, जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को साझा करें। इसके अलावा अगर ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, उसको भी सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम। प्रणाम।